लेक्चर नंबर 58 पार्ट 1 इंड AS 110 कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी तक यही से जस्ट पहले इलस्ट्रेशन नंबर 64 बनाए थे जो 16 नंबर का क्वेश्चन था और उसमें सब कुछ था जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, परफेक्ट। लेकिन अभी भी एक चीज़ है जो हम लोग पढ़े तो है लेकिन वो हमारे कोई क्वेश्चन में नहीं आया है। भाई ऐसा कौन सा चीज़ है? याद करो, स्टेप नंबर 4 में क्या क्या निकालते हैं हम लोग? स्टेप 4 में हम लोग गुडविल निकालते हैं। क्या क्या का मतलब क्या है? स्टेप 4 में सिर्फ गुडविल 2 दिन निकालना होता है, एक डेट ऑफ एक्विजिशन और एक ईयर एंड का। तो डेट ऑफ एक्विजिशन निकालने के लिए तुम PC प्लस PHC प्लस NCI माइनस INA ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन निकाल के गुडविल ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन निकाल देते हो तुमको। लेकिन ईयर एंड निकालने के लिए गुडविल ऑन डे 1 माइनस इम्पेयरमेंट करना है पड़ता है, तब जाके गुडविल ऑन ईयर एंड आता है। ट्रू? ओके, वेरी ट्रू। अभी तक के क्वेश्चन में कोई में भी इम्पेयरमेंट नहीं आया हुआ था, तो हर जगह ईयर एंड निकालने के लिए गुडविल ऑन डे 1 माइनस 0 करते थे। ट्रू। लेकिन क्या होगा अगर इम्पेयरमेंट दिया हुआ है क्वेश्चन में? क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जहाँ पे 0 लिख रहे हैं तो वहाँ पे जो इम्पेयरमेंट होगा वो लिख देंगे, तो गुडविल ऑन ईयर एंड आ जाएगा, खत्म। और जो गुडविल ऑन ईयर एंड आएगा वही बैलेंस शीट में जाके लिख देंगे। क्या खास है? कोई खास चेंज नहीं है। कोई खास चेंज है? क्या चेंज है ब्रो? एक बात बताओ, अगर इम्पेयरमेंट हुआ है तो इम्पेयरमेंट क्यों हुआ है? क्यों हुआ है हमको बता। कोई वैसे चीज़ हुआ होगा, कंपनी का सेल गिर गया होगा या फिर कोई केस कर दिया होगा, कोई रीज़न से इम्पेयरमेंट हुआ है। मजाक। तो इम्पेयरमेंट कोई रीज़न से हुआ है, लेकिन इम्पेयरमेंट होने की वजह से क्या इफेक्ट पड़ा? इम्पेयरमेंट होने की वजह से ये इफेक्ट पड़ा कि गुडविल का वैल्यू गिर गया। इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल हो रहा है तो गुडविल का वैल्यू गिर गया। ठीक है भाई, गुडविल का वैल्यू गिर गया तो क्या करें? तो जो गुडविल का जो वैल्यू गिरा है उसके वजह से लॉस हुआ। किसको लॉस हुआ? जो भी गुडविल का ओनर है। तो गुडविल का ओनर कौन कौन है? गुडविल का ओनर 2 आदमी है, एक पेरेंट एक NCI। एक सेलर कंपनी था, एक पेरेंट कंपनी था। इसका गुडविल ये खरीदा तो अपने बुक्स में गुडविल लिखा, लेकिन सिर्फ 70% बिजनेस खरीदा, 80% बिजनेस खरीदा, तो 80% गुडविल इसका है, बाकी अब 20% तो गुडविल NCI का है। ट्रू? यस ब्रो। तो जो इम्पेयरमेंट हुआ है इसकी वजह से जो लॉस हो रहा है वो कौन कौन सहेगा? वो पेरेंट सहेगा और NCI सहेगा। परफेक्ट, समझे? तो इम्पेयरमेंट होने की वजह से तुमको और 2 एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। क्या एडजस्टमेंट करना पड़ेगा भाई? अगर इम्पेयरमेंट हो रहा है तो तुमको पेरेंट का जो प्रॉफिट है उसको कम करना होगा। तो भाई पेरेंट का प्रॉफिट कैसे कम करें? पेरेंट का प्रॉफिट कहाँ जाता है? कोई भी कंपनी का प्रॉफिट कहाँ जाता है? P&L में। अरे गधे, P&L में प्रॉफिट आता है, जाता कहाँ है? वो जाता है बैलेंस शीट अदर इक्विटी में। तो पेरेंट का अगर प्रॉफिट कम करना है तो अदर इक्विटी कम करना होगा। पेरेंट का अदर इक्विटी कहाँ है? स्टेप 5 में। तो स्टेप 5 में जाके तुमको पेरेंट का अदर इक्विटी कम करना होगा। कितना अमाउंट से? जितना इम्पेयरमेंट हुआ है। 100 रुपये का इम्पेयरमेंट हुआ है, 80% बिजनेस ओनर पेरेंट है, तो 80 रुपये का इम्पेयरमेंट तुमको माइनस करना होगा अदर इक्विटी से स्टेप 5 में। ठीक है भाई, 100 रुपये में से 80 रुपये का तो माइनस कर दिया, 20 रुपये का अभी भी माइनस करना है, वो होगा NCI से। तो NCI का अदर इक्विटी कहाँ माइनस होगा? वो होगा 3B में, तो 3B में जाके माइनस कर देना। ओके, परफेक्ट। तो जब भी इम्पेयरमेंट होता है गुडविल का तो हमको एडजस्टमेंट करना होगा उस लॉस को किससे? जो गुडविल का मालिक है। ओके, परफेक्ट। एक बात बताओ, तुमको याद होगा एक टर्म होता था पार्शियल गुडविल और फुल गुडविल। दोनों में क्या डिफरेंस था भाई? दोनों में ये डिफरेंस था कि जो पार्शियल गुडविल होता था उसको सिर्फ पेरेंट ओन करता था, जो फुल गुडविल होता था उसमें पेरेंट का भी अमाउंट होता था और उसका क्या नाम है, उसका सेलर का भी गुडविल का अमाउंट होता था। डेट इज सेलर मतलब पेरेंट और NCI का। ट्रू? अगर ये याद नहीं होगा तो तुमको ऐसे याद होगा कि पार्शियल गुडविल तब आता है जब हम लोग NCI PSNA मेथड से निकालते हैं, और फुल गुडविल तब आता है जब हम लोग NCI फेयर वैल्यू मेथड से यूज़ करते हैं। ट्रू? अगर हमारे क्वेश्चन में जो NCI है उसको अगर हम लोग फेयर वैल्यू मेथड से निकालें तब हमारे पास फुल गुडविल आएगा। तो हमारा गुडविल का मालिक कौन कौन होगा? पेरेंट और NCI। तो जो भी इम्पेयरमेंट होगा वो पेरेंट और NCI से रहेगा। लेकिन एक बात बताओ, अगर उसी क्वेश्चन में या दूसरे कोई क्वेश्चन में अगर
जो NCI है उसको PSNA मेथड से निकालने हैं, तब तो पार्शियल गुडविल आएगा। तो जो पार्शियल गुडविल के ऊपर जो इम्पेयरमेंट होगा वो कौन सा आएगा? वो सिर्फ पेरेंट रहेगा, क्योंकि उस गुडविल का मालिक सिर्फ पेरेंट है। तो तुमको इम्पेयरमेंट का लॉस कौन सा आएगा उसको चेक करने के लिए तुमको पता करना पड़ेगा कि गुडविल फुल है कि पार्शियल है। तब तुमको पता चलेगा कि अगर पार्शियल है तो सिर्फ पेरेंट, फुल है तो पेरेंट और NCI दोनों। ओके, परफेक्ट, ठीक है। इतना जो तुमको ज्ञान दिए कि किसी क्वेश्चन में अगर आ जाएगा तो क्या करोगे इम्पेयरमेंट को लेके, वो इसलिए दिए क्योंकि जो क्वेश्चन अभी हम लोग बनाने वाले हैं उसमें इम्पेयरमेंट है। कौन सा क्वेश्चन है भाई? वो कोई है क्वेश्चन नंबर 4, जो पेज नंबर है 30.71 पे, और LDR का चाचा है। वो किसका? LDR का चाचा है, बहुत इंपॉर्टेंट। शुरू करते हैं। ओके, चाचा क्यों है अब समझ में आएगा जब क्वेश्चन पढ़ोगे। 1 अप्रैल 2017 को डेट ऑफ एक्विजिशन मार्क करो। ए लिमिटेड अक्वायर्ड 80%, ए लिमिटेड पेरेंट मार्क करो। अक्वायर्ड 80% मतलब NCI 20% मार्क करो। ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड ऑन एक्विजिशन डेट, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व ऑफ एस लिमिटेड। एस लिमिटेड जो सेलर है उसका शेयर कैपिटल ESC और अदर इक्विटी दिया हुआ है, तो देगा है भाई, क्योंकि स्टेप 2 में काम आएगा। बस ए लिमिटेड पेड इनिशियल कैश कंसिडरेशन ऑफ 10 लाख। पॉइंट, ए लिमिटेड पेरेंट कंपनी इन्वेस्टमेंट PC दे रहा है कैश में 10 लाख रुपया का। अभी तक का सारा क्वेश्चन में PC हम लोग कैसे निकालते थे? बैलेंस शीट में जो इन्वेस्टमेंट होता था पेरेंट का वही PC मान लेते थे। इसमें अब PC दिया हुआ है तो स्टेप 1 अब आराम से PC से अगर इन्वेस्टमेंट करके तो नहीं ले सकते हो, पूरा कैलकुलेशन करना होगा जैसे 103 में करते थे। ठीक है, तो PC के नाम पे 10 लाख कैश दिया। ठीक है। Additionally, A Limited issued 2 lakh equity share with a nominal value of ₹1 per share at current market value of 1.80। लो, शेयर्स भी दे रहा है, तो शेयर्स क्या है? ये भी PC है, मतलब कैश भी दे रहा है, शेयर्स भी दे रहा है। लेकिन शेयर को किस पे वैल्यू करोगे? ₹1 भी दिया हुआ है, 1.8 भी दिया हुआ है। अबे INA फेयर वैल्यू पे जाता है, एक्सेप्शन को छोड़ के INA फेयर वैल्यू पे जाएगा, तो INA किस पे जा रहा है? 2 लाख इंटू 1.8। चलो ठीक है। It was also agreed that A Limited would pay a further sum of 5 lakh after 3 years। 3 साल के बाद पेमेंट देने वाला है। डेफर्ड कंसिडरेशन, ये गारंटीड अमाउंट है इसलिए डेफर्ड कंसिडरेशन है, कंटीजेंट नहीं है। डेफर्ड कंसिडरेशन किसका पार्ट है? PC का पार्ट है। किस पे लेते हैं? प्रेजेंट वैल्यू पे लेते हैं। ए लिमिटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%। देखो प्रेजेंट वैल्यू लेने के लिए तुमको डिस्काउंटिंग फैक्टर दे दिया है। द एप्रोप्रिएट डिस्काउंटिंग फैक्टर फॉर ₹1 एट 10%, तो बोलो डिस्काउंटिंग फैक्टर सब भी दे दिया है, तो प्रेजेंट वैल्यू निकाल देना। तो PC का क्या क्या पार्ट बना तुम्हारा? कैश 10 लाख, शेयर 2 लाख इंटू 1.8, उसके बाद डेफर्ड कंसिडरेशन 5 लाख एट द रेट थर्ड ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर, तो वो तीनों को ऐड करोगे तो PC आएगा स्टेप 1। चलो ठीक है, जहाँ जहाँ PC है, जहाँ जहाँ तुमको PC लग रहा है वहाँ PC लिख दो, तो जो PC बनाओगे तो याद रहेगा। The shares and deferred consideration have not been recorded by A Limited। बैलेंस शीट है 31 मार्च 19 का, 31 मार्च 2019 का, और अक्वायर हो रहा है बिजनेस 1 अप्रैल 17 को। 1 अप्रैल 17 को बिजनेस अक्वायर हो रहा है, 31 मार्च 18, 31 मार्च 19, 2 साल के बाद बैलेंस शीट दिया हुआ है तुमको। और इस बोल रहा है 31 मार्च 19 को, इस दिन 2 साल के बाद क्या बोल रहा है कि अरे यार 1 अप्रैल 17 जिस दिन बिजनेस एक्वायर किए थे उस दिन शेयर जो PC में दिए थे और जो डेफर्ड कंसिडरेशन PC में दिए थे उसका रिकॉर्डिंग ही नहीं किए हम बैलेंस शीट में। तो 31 मार्च 19 के बैलेंस शीट में कोई भी इफेक्ट नहीं है तुमको शेयर देने का और डेफर्ड कंसिडरेशन देने का। शेयर देता तो उसका इक्विटी शेयर बढ़ जाता। देखो शेयर कैपिटल 2000 है, वो बढ़ा हुआ नहीं है, क्वेश्चन बोल रहा है। और उसका प्रोविजन फॉर डेफर्ड कंसिडरेशन आना चाहिए था उसका नॉन करेंट लायबिलिटी में, वो भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लो रिकॉर्ड ही नहीं किया है। तो PC 3 चीज़ था, कैश, शेयर, डेफर्ड कंसिडरेशन। ये शेयर और डेफर्ड कंसिडरेशन नहीं है, कैश तो है ट्रू, उसके बाद तो नहीं बोला मतलब कैश रिकॉर्ड किया होगा। कैसे रिकॉर्ड किया, कैसे मान लें? तुम जाके देखोगे क्या बोला है कि कैश दे रहा था 10 लाख रुपया का। इन्वेस्टमेंट देखो ए लिमिटेड का कितना है, 10 लाख रुपया, 1000 ऊपर ऑल वैल्यूज इन 000, तो 10 लाख का है। तो वो अपना PC को वो अपना इन्वेस्टमेंट समझ रहा है 10 लाख का, लेकिन उसका इन्वेस्टमेंट 10 लाख का थोड़ी है। 10 लाख का कैश, 2 लाख इंटू 1.8 शेयर्स और वो सब, तो उसका इन्वेस्टमेंट तो कुछ और दिखना चाहिए था ना। तो वो सिर्फ कैश को रिकॉर्ड किया था।
यही है महाचक्कर इस क्वेश्चन का, इसीलिए एलियर का चाचा है कि रिकॉर्ड नहीं हुआ था तो अब कैसे रिकॉर्ड होगा, कैसे प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देंगे, वो सब। ठीक है, फर्दर इन्फॉर्मेशन ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन फेयर वैल्यू, लो फेयर वैल्यू आ गया। तो फेयर वैल्यू कौन सा स्टेप में आता है, स्टेप 2A INA में प्लस माइनस फेयर वैल्यू चेंज। प्लांट एक्सीडेड इट्स बुक वैल्यू बाई 2 लाख, फेयर वैल्यू चेंज कितना का इंक्रीज हो रहा है, 2 लाख का, तो फेयर वैल्यू चेंज सीधा दिया हुआ है तो प्लस 2 लाख। द प्लांट हैड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years एट इट्स डेट, लाइफ क्यों दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन, डेप्रिशिएबल एसेट है प्लांट एंड मशीनरी, तो डेप्रिसिएशन के लिए दिया हुआ है। प्लांट एंड मशीनरी ही डेप्रिशिएबल एसेट है हमारे बैलेंस शीट में, दूसरा बिल्डिंग विल्डिंग नहीं है, और ना कि उसका कोई डेप्रिसिएशन का रेट या लाइफ दिया हुआ है, तो उसका कोई मतलब नहीं है हमको, लेकिन प्लांट का दिया हुआ है तो डेप्रिशिएबल एसेट आ गया। अब डेप्रिशिएबल एसेट आ गया तो इसके लिए आएगा स्टेप 2B। ओके परफेक्ट। कंसोलिडेटेड गुडविल हैज़ बीन इम्पेयर्ड, इम्पेयरमेंट का पूरा बात बोले थे, देखो इम्पेयरमेंट आ गया। इम्पेयरमेंट आता है तो क्या करते हैं हम लोग, एक इम्पेयर करके गुडविल ईयर एंड ढूंढते हैं, और इम्पेयरमेंट की वजह से पेरेंट और एनसीआई को लॉस करवाते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि पेरेंट और एनसीआई दोनों को कराना है या सिर्फ पेरेंट को कराना है, इस पे कि एनसीआई किस पे वैल्यू हुआ था, तभी पता चलेगा कि फुल गुडविल है कि पार्शियल गुडविल है। द ए लिमिटेड ग्रुप वैल्यू द एनसीआई यूजिंग फेयर वैल्यू मेथड, लो एनसीआई फेयर वैल्यू मेथड पे है, मतलब गुडविल फुल आएगा, और फुल गुडविल मतलब लॉस कौन कौन सा आएगा, पेरेंट और एनसीआई दोनों, तो बस दोनों से आ जाए। फेयर वैल्यू देखो दिया हुआ एनसीआई का। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट 31 मार्च 19 को, 1 अप्रैल 17 को बिजनेस खरीदा है, कंसोलिडेटेड बनाया 31 मार्च 19 को। ठीक है, ओके। तो एक बात बताओ, प्री एक्विजिशन पीरियड कब है और पोस्ट एक्विजिशन पीरियड कब है। भाई 1 अप्रैल को खरीद रहे हैं, 31 मार्च को बनाना है, तो प्री हमारा हुआ 1 अप्रैल 17 ही, एक ही दिन प्री हुआ, 1 अप्रैल 17 से लेके 31 मार्च 19, 2 साल हमारा पोस्ट एक्विजिशन पीरियड हो गया। ओके, ये बात याद रखना है, इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट चीज़। चलो ठीक है, इस क्वेश्चन में स्टेप 2A स्टेप 2B भी आ रहा है, फेयर वैल्यू है तो याद रखना, फेयर वैल्यू होता है तो स्टेप 2 में चेंज होता है, डिप्रिशिएबल एसेट है तो स्टेप 2 में चेंज होता है, डिविडेंड का कोई बात नहीं है वो बोला है, तो स्टेप 2, 5 और 3B में कुछ करने का जरूरत नहीं है तुमको डिविडेंड को लेके। पार्टी सिर्फ फेयर वैल्यू और डिप्रिशिएबल एसेट के बारे में बात बोला हुआ है और गुडविल का बात बोला हुआ है, तो ये सब तो छोटा छोटा चीज़ है। तो फेयर वैल्यू और डिप्रिशिएबल एसेट की वजह से सिर्फ एक स्टेप में चेंज आया, स्टेप नंबर 2 में, और गुडविल इंपेयरमेंट की वजह से सिर्फ एक चेंज आएगा जो पेरेंट और अदर इक्विटी, पेरेंट और एनसीआई में जाएगा, तो पेरेंट स्टेप 5 और एनसीआई स्टेप 3B, बस हो गया 4B का स्टेप 5 और 3B, बस। चले क्वेश्चन बनाने, चलो। जय श्री राम, शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1 PC, पाँचों स्टेप्स जिनमें से पाँच स्टेप सब डेट ऑफ एक्विजिशन ढूंढना होता है, सिर्फ 3 स्टेप में हम लोग ईयर एंड का निकालते हैं, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5। तो जो स्टेप 1 है PC वो डेट ऑफ एक्विजिशन का है, तो निकालो। कैश गया 10 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल गया 2 लाख @ 1.80, 3,60,000, 1 रुपया फेस वैल्यू है, 80 रुपया 80 पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम है, बैलेंस शीट बनाते टाइम याद रखना। डेफर्ड कंसिडरेशन हम लोग प्रेजेंट वैल्यू पे लेते हैं, ले लिए। टोटल PC 17,35,000 रुपया, ठीक है। ओफो ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, जो तुमको बता चुके हैं, SFS में कैश रिकॉर्ड हो चुका है, ट्रू। वो अभी तुम देखा पेरेंट कंपनी का बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट 10 लाख दिखा रहा है क्योंकि वो कैश को रिकॉर्ड किया था, बाकी का शेयर और वो रिकॉर्ड नहीं किया था। तो ये रिकॉर्ड कहाँ हुआ था, पेरेंट के SFS में। वो जो बैलेंस शीट दिया हुआ है वो SFS है, पेरेंट का अलग है और सेलर का कम अलग है, दोनों का अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो कंसोलिडेटेड नहीं है। तो याद होगा तुमको, हम लोग एक बार पढ़े थे किसमें कि पेज नंबर 30.15 पे, आई थिंक, वट एवर आई रिमेंबर, पेज नंबर 30.5 पे अपना कॉन्सेप्ट बुक में, कि अगर जैसे हम लोग इंड AS 103 में क्या सोचते थे कि उसमें SFS कुछ नहीं बन रहा है, सीधा CFS बन रहा था, ट्रू। तो हम लोग सब कुछ उसमें कंसिडर करते थे, PCVC सब कुछ कंसिडर करते थे, ओके। लेकिन हम लोग 110 में पढ़ रहे हैं कि SFS भी बन रहा है और CFS भी बन रहा है, तो हम लोग PCVC कंसिडर नहीं करते हैं, इसलिए इन्वेस्टमेंट को क्रॉस कर देते हैं बैलेंस शीट में, ट्रू। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कैश को SFS में रिकॉर्ड किया था, तो हमको CFS में उसको
उसको लेके इम्पैक्ट कुछ नहीं पड़ेगा। कैश रिकॉर्डेड है 10 लाख रुपया, तो हमको CFS में वैसे उठा के उसको ले आना है। जैसे कि SFS में कैसे कैश रिकॉर्ड हुआ होगा, इन्वेस्टमेंट ऐड हो गया होगा, कैश माइनस हो गया होगा। ट्रू। तो जब CFS बनेगा तो कैश जो माइनस हुआ वो एग्जैक्ट आ जाएगा, जितना आना चाहिए था उतना आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट को हम लोग लाते नहीं हैं, ये तो तुमको ही पता है बैलेंस शीट में। ट्रू, ठीक है, क्योंकि 110 की बात कर रहे हैं। ओके, शेयर्स SFS में नहीं रिकॉर्ड हुआ था कि शेयर भी इशू हुआ है, तो वो जो रिकॉर्ड नहीं हुआ था उसका इम्पैक्ट तुमको देना पड़ेगा CFS में। SFS में रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तुमको CFS में तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब पता चल गया है तुमको। और रिकॉर्ड कैसे करोगे, तुम बोलोगे कि भाई 110 है तो हम लोग सिर्फ उसमें हम लोग PCVC कुछ रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और एक आधे 110 है या फिर कुछ भी है, जो चीज़ रिकॉर्ड नहीं हुआ तो उसको तुमको रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना, तो तुम रिकॉर्ड करोगे उसको। तो शेयर्स को जब रिकॉर्ड करने आओगे तो शेयर्स फेस वैल्यू भी रिकॉर्ड करोगे, तो उसको तुमको शेयर कैपिटल तुमको बढ़ाना होगा। ऊपर से शेयर कैपिटल सिर्फ फेस वैल्यू से इंक्रीज़ हुआ जो भी PC में गया है, लेकिन PC में जो शेयर्स गया है उसी फेस वैल्यू पे नहीं गया है। 80 पैसा का उसमें SPR भी है। SPR कहाँ जाता है, अदर इक्विटी में, तो अदर इक्विटी भी बढ़ाना पड़ेगा। ट्रू। डेफर्ड कंसिडरेशन SFS में रिकॉर्ड नहीं हुआ था, उसका इम्पैक्ट CFS में देना पड़ेगा, तो हमको वो देना पड़ेगा। ठीक है। और कौन से दिन शेयर्स का और डेफर्ड कंसिडरेशन का इम्पैक्ट देना हमको CFS में, 31 मार्च 19 को। डेटा हमारा 1 अप्रैल का है, इम्पैक्ट देना 31 मार्च 19 को, तो कुछ चेंज होगा, याद रखेंगे। ठीक है, स्टेप 1 खत्म। हमारा टोटल PC है 17,35,000 रुपया। स्टेप टू क्या है, INA ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। ट्रू। इस क्वेश्चन में डिविडेंड का कोई बात नहीं है तो कोई मतलब नहीं है हमको, फेयर वैल्यू का बात है और हमको किस चीज़ का बात है, डेप्रिशिएबल एसेट का बात है। तो फेयर वैल्यू का बात है तो स्टेप 2A में काम आएगा और डेप्रिशिएबल का 2B में। 2A का फार्मूला, INA का फार्मूला क्या हो जाएगा, ESC ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन प्लस प्री एक्विजिशन अदर इक्विटी प्लस माइनस फेयर वैल्यू चेंज। तो जो क्वेश्चन बनाओगे तो ESC तुम्हारा दिया हुआ है, डेट ऑफ एक्विजिशन का हमको चाहिए 2 लाख से हमको मतलब नहीं है, 5 लाख जो हमारा ESC है वो लेंगे। प्री एक्विजिशन अदर इक्विटी ढूंढने के लिए ओपनिंग अदर इक्विटी 1,25,000 प्लस प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कैसे ढूंढोगे, जो प्रॉफिट होगा ओपनिंग माइनस क्लोजिंग उसको प्री और पोस्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई प्री का पीरियड कहाँ है, 1 दिन का है, तो 1 दिन में कोई प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं, तो कोई भी प्री एक्विजिशन प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है, तो प्री एक्विजिशन अदर इक्विटी इज इक्वल टू ओनली ओपनिंग अदर इक्विटी, बस, प्लस माइनस फेयर वैल्यू चेंज। फेयर वैल्यू चेंज के नाम पे क्या ये लोग बोला है कि रीवैल्यूएशन गेन हो रहा है हमको प्लांट एंड मशीनरी पे, तो प्लस 2 लाख। तो INA का फॉर्मूला ESC प्लस प्री एक्विजिशन अदर इक्विटी प्लस माइनस फेयर वैल्यू चेंज, तो INA आया हमारा 8,25,000। ठीक है, 2A का हो गया। 2B हम लोग बना रहे हैं, डेट इज़ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। उसका फार्मूला क्या होता है, प्रोपोर्शनल पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, लेकिन इसमें डेप्रिशिएबल एसेट भी था तो माइनस तुमको करना पड़ेगा एक्सेस डेप्रिसिएशन। ट्रू, वेरी ट्रू। तो पहले तुम निकालो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट प्रोपोर्शनल, डेट ऑफ एक्विजिशन और ईयर डे 1 मतलब 1 अप्रैल दोनों एक ही दिन था, तो पूरा आगे का डेटा पोस्ट एक्विजिशन बन गया, पूरा 2 साल पोस्ट एक्विजिशन, 0 दिन प्री एक्विजिशन। तो 1 अप्रैल 17 से 31 मार्च 19 के बीच में जो भी प्रॉफिट हुआ ओपनिंग माइनस क्लोजिंग वो तुम्हारा बन जाएगा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। ओके, कितना हुआ, 1,75,000 रुपया। ठीक है, देखो इंटू 24 महीना बाई 24 महीना किए, क्योंकि प्री एक्विजिशन कोई टाइम ही नहीं है। ओके, माइनस एक्सेस डेप्रिसिएशन। एक्सेस डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं हम लोग, बहुत ईजी है, डेप्रिसिएशन एज पर फेयर वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन एज पर कैरिंग अमाउंट। तो कैरिंग अमाउंट निकाल दो डेट ऑफ एक्विजिशन का, फेयर वैल्यू निकाल दो डेट ऑफ एक्विजिशन का। डेट ऑफ एक्विजिशन का दोनों जब निकालोगे तो तुमको आंसर उस हिसाब से डेप्रिसिएशन माइनस करके तुम आंसर निकाल सकते हो। ट्रू, इस क्वेश्चन में देखो वैसे ही निकाला हुआ है, अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू कैरिंग अमाउंट तुमको दिया हुआ है, एक्शन गिवन है कि नहीं हमको नहीं पता है क्वेश्चन में, जैसे जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है वैसे करके तुम बना सकते हो। ट्रू, तो एक्सेस डेप्रिसिएशन निकाल दिए और उसको पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट से माइनस कर दिए। तो अब जो तुम्हारे पास पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट आया है एक्चुअल, उसको वो 2 आदमी को मिलता है, पेरेंट को और NCI को। पेरेंट को मिलता है स्टेप 5 में और NCI को मिलता है स्टेप 3B में। ठीक है, ओके, परफेक्ट।
एक पॉइंट बोलना चाहेंगे, एक्सेस डेप्रिसिएशन का जो हमको फॉर्मूला पता है, जो हम अभी तक हम लोग जो सीख रहे थे, क्या था फॉर्मूला कि फेयर वैल्यू एज पर कैरिंग अमाउंट, सॉरी डेप्रिसिएशन एज पर फेयर वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन एज पर कैरिंग अमाउंट, ऐसे करके एक्सेस डेप्रिसिएशन निकालते थे। एक और फॉर्मूला है निकालने का जो हम सजेस्ट नहीं करते हैं, वो कभी तुम करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन वो फार्मूला तभी यूज़ करोगे तुम जब तुम्हारे क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन का रेट नहीं दिया होगा। डेप्रिसिएशन निकालने के लिए तुमको लाइफ दिया होगा एसेट का। कब यूज़ करेंगे एक्सेस डेप्रिसिएशन निकालने का एक नया मेथड? ओनली जब लाइफ दिया हुआ हो। ये मेथड क्या है बोलता है कैसे डेप्रिसिएशन निकाले एक्सेस डेप्रिसिएशन। एक्सेस डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होगा तब रीवैल्यूएशन गेन मल्टीप्लाइड बाई मल्टीप्लाइड बाई लाइफ अपन टोटल लाइफ। क्या बोला ब्रो, हमको समझ नहीं आया। नया फॉर्मूला है रीवैल्यूएशन ऑन डेप्रिशिएबल एसेट। जो भी डेप्रिशिएबल एसेट के ऊपर तुम एक्सेस डेप्रिसिएशन निकाल रहे हो, उसके ऊपर जो रीवैल्यूएशन गेन हुआ है वो फॉर्मूला, वो वैल्यू ले लो, उसको मल्टीप्लाई करो डेप्रिशिएशन का जो भी लाइफ या समथिंग है। अपने क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में रीवैल्यूएशन डेप्रिशिएबल एसेट पे कितना हो रहा है? 2 लाख का। 2 लाख को तुम मल्टीप्लाई करोगे 2 साल अपन टोटल लाइफ, 2 ईयर अपन 5 ईयर्स, इट विल इक्वल टू 80,000 रुपीज़। तो ये जो 2 लाख इंटू 2/5 किए, दैट इज़ 2 साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, टोटल लाइफ 5 साल है, तो टोटल हमको कितना डेप्रिसिएशन लगा? 80,000। 80,000 का ज़्यादा डेप्रिसिएशन इसीलिए लग रहा है क्योंकि फेयर वैल्यू 2 लाख से बड़ा है। तो जितना से बड़ा है उसी के ऊपर सिर्फ निकाल दो डेप्रिसिएशन, तो एक्सेस डेप्रिसिएशन निकल जाएगा। हम क्या करते थे, पहले इस अमाउंट पे डेप्रिसिएशन निकालते थे, फिर इस अमाउंट पे डेप्रिसिएशन निकालते थे और दोनों का डिफरेंस निकालते थे एक्सेस डेप्रिसिएशन। एक फार्मूला है कि इस और इसके बीच का जो डिफरेंस है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन निकाल दो तो आ जाएगा। तो ये तो बहुत ईजी था। रिवैल्यूएशन तुम निकाल ही लेते हो, मल्टीप्लाई जो भी लाइफ है और आंसर तुम एक्सेस डेप्रिसिएशन निकाल दोगे। मेरा वाला मेथड तो लंबा है, कैरिंग अमाउंट, फिर फेयर वैल्यू निकालो, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे करके निकालो। तो यही वाला मेथड यूज़ कर लो। ये मेथड तभी यूज़ करोगे जब लाइफ दिया हुआ है। अगर लाइफ नहीं दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, तो तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि जब रेट दिया हुआ रहता है तो क्वेश्चन बनता है WDV मेथड पे, और जब लाइफ दिया हुआ रहता है तो क्वेश्चन बनता है SLM मेथड पे। समझे? अगर तुमको रिस्क नहीं लेना, जो हम नहीं लेना चाहते कभी भी, तो हम लोग इससे बनाते हैं वैसे बनाएंगे, बस चाहे लाइफ दिया हो या नहीं दिया हो। हम लोग को जो पता है कैरिंग डेप्रिसिएशन एज पर कैरिंग अमाउंट, डेप्रिसिएशन एज पर फेयर वैल्यू, वैसे करके एक्सेस डेप्रिसिएशन निकाल देंगे। ठीक है, ओके। स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 NCI। डे 1 NCI हमको कैसे निकालना है? यहाँ पे फेयर वैल्यू मेथड से निकालना है, दिया हुआ फेयर वैल्यू निकाल दो। ईयर एंड कैसे निकालते हैं? 3A प्लस पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, जो स्टेप 2 में आया था। अगर डिविडेंड होता था तो माइनस डिविडेंड है ही नहीं, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। आंसर तुम्हारा आ गया 3,99,000। ट्रू? ओके ब्रो, चलो स्टेप 3 हो गया। स्टेप 4 पे आते हैं। स्टेप 4 में आओ तो स्टेप 4 क्या है? गुडविल। डे 1 और ईयर एंड निकालना होता है। डे 1 निकालो PC प्लस INA, PC प्लस NCI प्लस PHC माइनस INA ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, सब कुछ। तो गुडविल ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगा, माइनस इम्पेयरमेंट करोगे तो गुडविल ऑन ईयर एंड आएगा। इम्पेयरमेंट किया तो गुडविल ऑन ईयर एंड आ गया। इम्पेयरमेंट दिया हुआ था तो गुडविल ऑन ईयर एंड आ गया। ट्रू? एक बात बताओ, ये जो गुडविल, ये इम्पेयरमेंट आया है वो तो लॉस है। किसका लॉस है? जो ओनर है। ओनर कौन कौन है? अब वो पता करने के लिए तुमको चेक करना पड़ेगा कि गुडविल कौन सा है, फुल है कि पार्शियल। अब ये पता करने के लिए गुडविल फुल है कि पार्शियल चेक करना होगा कि NCI कौन सा मेथड पे किए हम लोग कैलकुलेट। NCI फेयर वैल्यू पे है तो गुडविल फुल है। गुडविल फुल है मतलब ओनर कौन कौन है इस गुडविल का? पेरेंट और NCI। तो जो इम्पेयरमेंट लॉस हुआ है वो कौन कौन वो करेगा, क्या उसको कहते हैं, किसके ऊपर पड़ेगा? ये जो इम्पेयरमेंट का लॉस है वो पड़ेगा पेरेंट और NCI के ऊपर, दोनों के ऊपर। ट्रू? तो पेरेंट का जो इम्पेयरमेंट लॉस हुआ है मतलब उसका अदर इक्विटी कम करना होगा, तो पेरेंट का अदर इक्विटी कम करने के लिए स्टेप 5 में माइनस करेंगे जो भी इम्पेयरमेंट हुआ है उसका पार्ट का। इसमें पेरेंट कितना परसेंट मालिक है? 60% या 80% समथिंग कुछ मालिक है। तो इम्पेयरमेंट 258,000 का है, इसमें से 80% पेरेंट का है, मतलब 2,06,400 रुपया पेरेंट सहेगा। तो
पेरेंट का अदर इक्विटी स्टेप नंबर 5 में हमको माइनस करना होगा 2,06,000 से। बाकी का 20% जो है 51,600 वो कौन थी, वो किस पे जाएगा, वो एनसीआई को जाएगा। ट्रू। तो एनसीआई का अदर इक्विटी कहाँ कम करना होता है, स्टेप 3B में। तो देखो 3B में जाके 51,600 देखो माइनस किए हैं हम लोग 399,000 में से। गुडविल इम्पेयरमेंट देखो स्टार मार्क दिए हैं, क्यों, क्योंकि नया एक हम लोग पॉइंट सीख रहे हैं। तो हम लोग अभी स्टेप 3 में तो ऐसे निकाल दिए 399,000 ईयर एंड, आगे बढ़ गए थे स्टेप 4 पे। लेकिन जहाँ भी क्वेश्चन में तुमको गुडविल इम्पेयरमेंट दिया हुआ तो आगे का लाइन छोड़ देना है एनसीआई का, ठीक है। ओके, तो अब तुम्हारे पास 3,47,400 जो आया वो एग्जैक्ट है एनसीआई एट ईयर एंड। स्टेप 4 बन गया। अब आ जाओ स्टेप 5 पे। स्टेप 5 आओगे तो स्टेप 5 क्या होता है, अदर इक्विटी इन CFS किसका होता है, पेरेंट का। और ये अदर इक्विटी निकला होगा, 2 दिन लिखना होता है, एक डे 1 और एक ईयर एंड। डे 1 जो बुक में दिया हुआ है, प्लस पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट क्योंकि स्टेप 2 में निकाल लेते हैं, माइनस डिविडेंड अगर डिविडेंड दिया हुआ रहता, डिविडेंड नहीं है। अब हमको एक चीज़ और माइनस करना है, गुडविल इम्पेयरमेंट, क्योंकि अभी जस्ट गुडविल इम्पेयरमेंट हुआ है तो माइनस गुडविल इम्पेयरमेंट। तब तुम्हारे पास आ जाएगा, तुम्हारे पास आ जाना चाहिए अदर इक्विटी ऑन ईयर एंड, ठीक है। बन गया, 5 स्टेप बन गया। इसमें क्या नया चीज़ सीखें कि गुडविल इम्पेयरमेंट होगा तो वो लॉस, गुडविल इम्पेयरमेंट होगा तो लॉस रहेगा ओनर कौन है उसको चेक करने के लिए चेक करना होगा कि फुल गुडविल है कि पार्शियल गुडविल है, ठीक है। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हैं, चलो ठीक है बनाते हैं। बैलेंस शीट बनाने के लिए 8 स्टेप बनाना होता है। पेरेंट का सब कुछ कैरिंग अमाउंट पे, सब कुछ उसका कैरिंग अमाउंट पे ले लो, लेकिन सिर्फ उसका इन्वेस्टमेंट मत लेना, CFS बना दो, ठीक है। सेलर का सब कुछ फेयर वैल्यू पे, सब कुछ फेयर वैल्यू पे ले लो। अब यहाँ पे एक PPE है, उसका फेयर वैल्यू कैसे लोगे, तुमको सिखाए थे भाई कि उतना माथा खर्चा करने का कोई ज़रूरत नहीं है, जो उसका फेयर वैल्यू था वो ले लो, उसको फेयर वैल्यू के ऊपर जो डेप्रिसिएशन लग रहा है वो ले लो, फेयर वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन एज पर फेयर वैल्यू, तो तुमको फेयर वैल्यू का ईयर एंड मिल जाएगा। तो बस मिल गया तुमको, परफेक्ट, वेरी परफेक्ट, विदाउट एनी कन्फ्यूजन। ट्रू, श्योर। तो तुम सेलर कंपनी का सब कुछ अब ले लोगे, एसेट और लाइबिलिटी। इक्विटी नहीं लोगी तो तुमको भी पता है, पेरेंट का एसेट, इक्विटी और लाइबिलिटी लेते हैं, सेलर का एसेट और लाइबिलिटी लेते हैं, इक्विटी नहीं लेते हैं। और सेलर का सब कुछ फेयर वैल्यू पे लेते हैं, एसेट का पेरेंट का कैरिंग अमाउंट पे। हो गया, 2 स्टेप हो गया। स्टेप 3 गुडविल GBP या फिर SBP ड्यू टू बिजनेस एक्विजिशन। हमारे बुक्स में क्या आ रहा है, गुडविल आ रहा है। तो गुडविल क्या है हमारा, गुडविल हमारा 10,32,000, 12,90,000 डे 1 का है, हमको ईयर एंड का लिखना है 10,32,000, 10,32,000 लिखो, ठीक है। उसके बाद हमको NCI के बारे में लिखना होता है। तो जब NCI लिखोगे, कहाँ लिखा था NCI, इक्विटी एंड अदर इक्विटी में। NCI जाके लिखोगे, तुम्हारा NCI कितना है देखो जाके, NCI है तुम्हारा 3,74,400, वो लिख दो, ठीक है। ओके, अब ये सब करने के बाद पूरा क्वेश्चन देखो कि क्या क्या मिस हो रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन देखना, ठीक है। स्टेप 1 में देखोगे कि हम लोग शेयर इशू किए हुए थे SPC, और उसका SFS में रिकॉर्डिंग नहीं था, इसलिए CFS में हमको उसका इम्पैक्ट दिखाना है। तो शेयर जो इशू हुआ है वो इक्विटी शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू के हिसाब से उसको इंक्रीज़ किया जाएगा SPC, और जो भी SPR है वो अदर इक्विटी में जाएगा। तो ठीक है भाई, जो इक्विटी शेयर कैपिटल है उसमें फेस वैल्यू का जितना भी इक्विटी शेयर इशू किया है उसको ऐड करो, तो टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल जितना उसमें दिखना चाहिए था, 2 लाख पे दिख रहा था, लेकिन एक्चुअल में उसको दिखना चाहिए था 22 लाख पे। क्यों, सॉरी 20 लाख पे दिख रहा था, उसको दिखना चाहिए था 22 लाख पे, क्योंकि 2 लाख का तो इक्विटी शेयर इशू किया था, वो रिकॉर्ड नहीं हुआ था उस टाइम पे। तो उस टाइम नहीं रिकॉर्ड होता तो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, तो हम लोग रिकॉर्ड कर दिए 22 लाख पे। भले ही शेयर पेमेंट किए हैं 2 लाख इंटू 1.8, लेकिन सिर्फ फेस वैल्यू हम लोग ESC में जाएंगे, बाकी का जो पॉइंट है वो तो अदर इक्विटी में जाएगा। ट्रू, तो अदर इक्विटी हम लोग लिखेंगे, तो अदर इक्विटी कहाँ हम लोग लिख रहे हैं, स्टेप नंबर 5 पे। तो जाओ स्टेप नंबर 5 पे, वहाँ पे देखो SPR ऑन PC वेरी इंपॉर्टेंट, 1,60,000 जो बन रहा है 2 लाख के ऊपर, 2 लाख इंटू 0.8, तो वो लिखोगे वहाँ पे। और उसकी वजह से अदर इक्विटी तुम्हारा बढ़ रहा है तो तुम उसको प्लस करोगे, समझे, तो अदर इक्विटी तुम्हारा आ जाएगा। ट्रू, लेकिन अभी मत लिखना, एक चीज़ और है, ठीक है छोड़ दो, आ जाओ। अदर इक्विटी हो गया, और हम लोग शेयर्स का बात कर लिए। डेफर्ड कंसिडरेशन का भी SFS में रिकॉर्ड नहीं किए थे, CFS में इम्पैक्ट देना है, कैसे देंगे भाई। डेफर्ड कंसिडरेशन है
तो वो बैलेंस शीट में आता है प्रोविजन के नाम से, तो प्रोविजन फॉर डेफर्ड कंसिडरेशन लिखेंगे। कितना अमाउंट है? 3,75,000। तो प्रोविजन फॉर डेफर्ड कंसिडरेशन क्या है? लाइबिलिटी है, वो भी नॉन करेंट है, तो नॉन करेंट लाइबिलिटी में जाकर 3,75,000 लिख देंगे। अब एक गधे 3,75,000 1 अप्रैल 11 को है, हम बैलेंस शीट बना रहे 31 मार्च 19 को, 2 साल के बाद, तो इसका वैल्यू आज भी 3,75,000 थोड़ी होगा। ये लाइबिलिटी है, प्रोविजन है। और प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू पे लाने के लिए तुमको इंटरेस्ट अनवाइंड करना होगा, समझे? 1 अप्रैल को 3,75,000 तुमको 31 मार्च 19 को बनाना है, तो 1 साल का इंटरेस्ट अनवाइंड करो 31 मार्च 18, फिर दूसरा साल का इंटरेस्ट अनवाइंड करो 31 मार्च 19, तब जाके फ्यूचर वैल्यू पे आएगा ना। तो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे प्रोविजन फॉर डिफर्ड कंसिडरेशन एट फ्यूचर वैल्यू आफ्टर अनवाइंडिंग। ट्रू। तो तुमको आना पड़ेगा, क्या उसको कहते हैं, वर्किंग नोट पे, पेज नंबर 175 पे। वहाँ पे देखो प्रोविजन फॉर डिफर्ड कंसिडरेशन का एलईटी बनाएंगे, तब जाके इंटरेस्ट अनवाइंड होगा, तब हमको 31 मार्च 19 का क्लोजिंग बैलेंस पता चलेगा। तो प्रोविजन फॉर डिफर्ड कंसिडरेशन कितना पे रिकॉर्ड होगा हमारा लाइबिलिटी में? 4,53,000 पे, 3,75,000 पे नहीं। 3,75,000 1 अप्रैल 17 को है, 31 मार्च 19 को बनाना है हमको, तो 2 साल का इंटरेस्ट अनवाइंड करना होगा। ट्रू, ठीक है भाई। तो प्रोविजन फॉर डिफर्ड कंसिडरेशन 4,53,000 पे रिकॉर्ड हो जाएगा नॉन करेंट लाइबिलिटी में। अब ये कहते हैं नॉन करेंट लाइबिलिटी में क्यों रिकॉर्ड होगा? कितना दिन का प्रोविजन बनाया था? 3 साल का था डेफर्ड कंसिडरेशन, 2 साल का खत्म हो गया, सेकेंड ईयर एंड पे आ गया तुम। 1 अप्रैल 17 को तुम प्रोविजन बनाया था 3 साल का, तो 31 मार्च 18 को 2 साल बचा हुआ था, तो वो था क्या? नॉन करेंट लाइबिलिटी। 31 मार्च 19 खत्म हो चुका है, अब 1 ही साल बाकी है, 12 ही महीना बाकी है, 12 महीनों में पेमेंट होने वाला है, तब ये नॉन करेंट थोड़ी है, करेंट लाइबिलिटी है। तो जब प्रोविजन फॉर जब डेफर्ड कंसिडरेशन का बात आया तो 2 बात याद आएगा। पहला कि प्रोविजन फॉर डेफर्ड कंसिडरेशन लिखाएगा @ फ्यूचर वैल्यू आफ्टर अनवाइंडिंग द इंटरेस्ट, और वो नॉन करेंट लाइबिलिटी नहीं, करेंट लाइबिलिटी है 31 मार्च 19 को, समझे? इसे 31 मार्च 19 की वजह से 2 चेंज आ गया, 2 साल का अनवाइंड हुआ और उसके बाद वो नॉन करेंट से करेंट लाइबिलिटी बन गया, समझे? तो तुम्हारा हो गया पीडीसी। स्टेप 2 आईएनए का इक्विटी शेयर कैपिटल ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, वो तुम ले चुके हो। ले ऐसे चुके हो कि लिए नहीं, ले ऐसे चुके हो इसलिए बोले क्योंकि उससे हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम सेलर कंपनी का इक्विटी अदर इक्विटी अपने बुक्स में नहीं लाते हैं, सिर्फ एसेट और लायबिलिटी लाते हैं, तो भूल जाओ। ओपनिंग और प्रोपोर्शन प्रॉफिट से हमको कोई मतलब नहीं है। आगे पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट की वजह से अदर इक्विटी पेरेंट का और एनसीआई का चेंज हो रहा है, तो एनसीआई का 3B का आगे देखेंगे और पेरेंट का आगे देखेंगे। स्टेप नंबर 4 गुडविल का हम लोग काम कर चुके हैं, तो वही गुडविल हम बैलेंस शीट में डाल दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टेप 3 तो भूल ही गए। स्टेप 3 एनसीआई का 347,400 आ चुका है, तो वो हम एनसीआई डाल चुके हैं अपने बैलेंस शीट में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टेप 4 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टेप 5 अदर इक्विटी इन सीएफएस, उसमें कुछ छूट रहा है, हम लोग पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट उसका डाल चुके हैं, डिविडेंड रिसीव्ड का सब कुछ हो गया, गुडविल इम्पेयरमेंट का कर चुके हैं, एसपीआर का कर चुके हैं, तो अब कुछ नहीं रहा बैलेंस शीट में चेक करने के लिए, सब हमारा एकदम परफेक्ट सही चल रहा है। लेकिन एक चीज़ तुम भूल जाओगे। क्या भूल जाओगे ब्रो? बताते। अभी जब तुम प्रोविजन फॉर डेफर्ड कंसिडरेशन को 1 साल का इंटरेस्ट अनवाइंड किया, 100 रुपये से 200 पे लाया, फिर 200 से फिर 300 पे लाने के फिर से इंटरेस्ट अनवाइंड किया, तो 100 रुपये और 100 रुपये, 200 रुपये का जो इंटरेस्ट अनवाइंड किया, इंटरेस्ट अनवाइंड करने का मतलब क्या हुआ है? इंटरेस्ट अनवाइंड करने का मतलब होता है पीएल में जाके वो एक्सपेंस बुक होता है। प्रोविजन को बढ़ा रहे हैं, 100 रुपये का प्रोविजन को 200 करने के लिए इंटरेस्ट बुक किए। ट्रू। तो एंट्री क्या हुआ होगा? इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन 100 से बढ़ा, इंटरेस्ट एक्सपेंस 100 से बढ़ा, एक्सपेंस तुम्हारा बढ़ा, तो जो भी इंटरेस्ट अनवाइंड हुआ है वो तुम्हारा क्या है? एक्सपेंस है। और एक्सपेंस की वजह से क्या होता है? प्रॉफिट कम होता है। किसका प्रॉफिट कम होता है? जो प्रोविजन बनाया है। प्रोविजन कौन बनाया है? प्रोविजन बनाया है पेरेंट, तो पेरेंट का हमको प्रॉफिट कम करना होगा। पेरेंट का प्रॉफिट कहाँ है? अदर इक्विटी स्टेप 5 में, तो माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन प्रोविजन फॉर डेफर्ड कंसिडरेशन टू बी अनवाइंडेड। अनवाइंडिंग इंटरेस्ट जो भी हम लोग बुक कर रहे हैं उसके वजह से प्रॉफिट कम होगा। कितना हमारा इंटरेस्ट है? 78,000 का, वही अनवाइंड हुआ है हमको 3,75,000 से 4,53,000 में जाने के लिए 78,000 का हमको इंटरेस्ट अनवाइंड करना पड़ा। उसके साथ प्रॉफिट हमारा 78,000 से कम हुआ होगा, तो वो माइनस करेंगे। अब अदर इक्विटी में से डे 1 अदर इक्विटी में पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट
माइनस गुडविल इम्पेयरमेंट माइनस प्लस SPR माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंस, तब जाके तुम्हारा अदर इक्विटी ऑन ईयर एंड आएगा। समझे? इतना सारा बात होगा। अदर स्टेप 5 में अदर इक्विटी में प्लस पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट प्लस इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि पोस्ट एक्विजिशन जो सेलर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है वो इसको मिलेगा पेरेंट को, इसलिए प्लस कर रहे हैं। डिविडेंड रिसीव्ड हम लोग माइनस इसीलिए करते थे क्योंकि जब डिविडेंड उसको मिला होगा सेलर पेरेंट कंपनी को तो अदर इक्विटी बढ़ गया होगा, लेकिन ट्रांजैक्शन इफेक्ट इंटरकंपनी ट्रांजैक्शन इफेक्ट खत्म करने के लिए जितना से बढ़ाया उतना से कम करना होगा, तो डिविडेंड माइनस करते हैं, डिविडेंड रिसीव माइनस। गुडविल इम्पेयरमेंट को माइनस कर रहे हैं क्योंकि लॉस हो रहा है तो अदर इक्विटी कम होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम से हमारा अदर इक्विटी बढ़ेगा इसलिए प्लस कर रहे हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंस की वजह से प्रॉफिट कम होगा इसलिए माइनस कर रहे हैं। अब जाके तुम्हारा आएगा ईयर एंड अदर इक्विटी, वो तुम लिख दोगे अपना ईयर एंड अदर इक्विटी में। अब जाके तुम्हारा क्वेश्चन पूरा का पूरा बन गया। इस क्वेश्चन का अगर समरी दें तो सर नोट्स लिखवाए हैं। पीसी कभी भी CFS में नहीं आता जब हम इंडेक्स 110 बना रहे होते हैं, ट्रू, लेकिन इस क्वेश्चन में पीसी आया। हम लोग अदर इक्विटी में SPR इंक्रीज़ किए, फिर उसके बाद ESC भी इंक्रीज़ किए 200 से। तो ऐसा क्यों हुआ? पीसी वाजंट रिकॉर्डेड इन SFS में रिकॉर्ड नहीं हुआ था पीसी, एज क्वेश्चन सेज, and hence we have to include PC in CFS. It seemed like India's 103 where directly CFS was made without SFS. इसमें रिकॉर्ड नहीं हुआ इसलिए हमको रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। 103 में SFS न बना के हम लोग सीधा CFS बनाते थे, इसलिए उसमें PC का दिखाते थे। 110 में हमको पता है कि SFS में बनाया हुआ है, इसलिए CFS में उसका रिकॉर्डिंग नहीं करना चाहते। याद होगा कॉन्सेप्ट 30.7 कॉन्सेप्ट बुक में पढ़े थे कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू PC कर चुके हैं तो CFS में फिर से INA टू PC नहीं करेंगे, PC की जगह इन्वेस्टमेंट लिखेंगे, ट्रू, क्योंकि यहाँ पे SFS बन चुका है, इसलिए CFS में इसका हम कोई भी चीज़ नहीं रखते हैं SFS का। लेकिन इस क्वेश्चन में बोला था कि SFS में वो चीज़ नहीं रिकॉर्ड हुआ है, इसलिए हम लोग CFS में रिकॉर्ड कर रहे हैं। समझे? तो जनरली इंडेस 110 में SFS बना हुआ रहता है, इसलिए CFS में PC VC कुछ नहीं लाते हैं। लेकिन क्वेश्चन में सीधा बोल दिया था कि भाई SFS में नहीं रिकॉर्ड हुआ, तो ठीक है तब करना पड़ेगा CFS में, नॉर्मल कॉन्सेप्ट, ठीक है। प्रोविजन फॉर डेफर्ड कंसिडरेशन जो दिया हुआ है उसको लेके दो चीज़ याद रखना है, क्यों नॉन करेंट लाइबिलिटी नहीं करेंट लाइबिलिटी है क्योंकि एक ही साल बचा हुआ है, और उसके बाद 375 पे उसको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं क्योंकि 2 साल के बाद दिखाना है, तो 2 साल के बाद अनवाइंड करके दिखाना होगा, तो इंटरेस्ट अनवाइंड करके दिखाओगे। और एक और बात उसमें याद रखना होगा कि जो इंटरेस्ट अनवाइंड हुआ होगा उसकी वजह से प्रॉफिट भी कम हुआ होगा, तो प्रॉफिट भी तुमको कम करना होगा, ये सब तुमको करना पड़ेगा, ओके। और मेन चीज़ जो गुडविल को था वो तो था ही कि गुडविल इम्पेयरमेंट होगा तो जो भी ओनर है वो तो ठोकाएगा, ओके। तो अगर इस पूरे क्वेश्चन का अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेप इफेक्ट हुआ जो तुम नया सीखे हो? फेयर वैल्यू की वजह से स्टेप 2 चेंज हुआ, डेप्रिशिएबल एसेट की वजह से स्टेप 2B चेंज हुआ, ये तुमको पता था। नया क्या क्या स्टेप चेंज हुआ? स्टेप नंबर 5 में गुडविल गया, जो नया चीज़ सीखे। SPR ऐड हुआ, नया चीज़ सीखे। इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस हुआ, नया चीज़ सीखे। स्टेप नंबर 3B में एक चीज़ नया चीज़ सीखे, इम्पेयरमेंट, ट्रू, तो 2 जगह चेंज आया, ओके, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। ऐसे करके तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा ये वाला, LDR का चाचा खत्म। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44, इलस्ट्रेशन 44, पेज नंबर 30.27। ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, MCQ क्वेश्चन है, 5 नंबर का लेकिन आ सकता है। MCQ क्वेश्चन नहीं है, 5 नंबर का आ सकता है, लेकिन लेंदी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सर बोले हैं कि अगर एग्जाम में आ जाए तो बल्ले बल्ले करना, लेकिन लास्ट में करना, पहले करोगे तो टाइम बर्बाद होगा, लास्ट में इसका 2-3 को पॉइंट कर दोगे तो मार्क्स मिलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है बहुत ईजी। इस क्वेश्चन को समझने के लिए क्या है कि तुमको बता देते हैं क्या है, लाइन करो। इस क्वेश्चन में देखो, कंसोलिडेटेड डेट जो है, जिस दिन कंसोलिडेशन डेट हो रहा है 31 मार्च है, डेट ऑफ एक्विजिशन 1 अप्रैल है, ठीक है। कंसोलिडेशन डेट को शेयर कैपिटल 1 लाख है, रिटेन अर्निंग 70,000 है, लेकिन किसका है? ये सब सेलर कंपनी का है, तो शेयर उसका ESC 1 लाख है और अदर इक्विटी 70,000 है। क्यों दिया हुआ है? क्योंकि इसी से हमारा क्या बनेगा, INA, ठीक है। वो जो कॉस्ट है वो PC है। तुमको 5 स्टेप्स हैं, तुमको अथी
क्वेश्चन 44 का पहला पार्ट में तुमको स्टेप 3 है 3 भी ढूंढना है, सेकंड पार्ट में तुमको 4 भी ढूंढना है, और थर्ड पार्ट में स्टेप 5 भी ढूंढना है। तो पूरा स्टेप 1 से लेकर 5 बनाओ हर क्वेश्चन के लिए, हर चारों केस के लिए बनाओगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। समझे? आराम से बन जाएगा। परफेक्ट। बहुत ईजी है, कुछ खास नहीं है। लेकिन एक चीज़ सीखने को क्या मिलेगा, जब सर केस नंबर 2 बना रहे होगे ना, तो उस टाइम जब तुम चेक करोगे तो तुमको पता चलेगा कि जब हम लोग स्टेप 2 INA में स्टेप 2A INA ढूंढते हैं तो ESC प्लस अदर स्टेप 2 INA में हम लोग ढूंढने के लिए इक्विटी शेयर कैपिटल ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन प्लस प्री एक्विजिशन अदर इक्विटी ढूंढते हैं। तो प्री एक्विजिशन अदर इक्विटी में अदर इक्विटी ओपनिंग बैलेंस प्लस प्री एक्विजिशन प्रॉफिट ऐड करते हैं। ट्रू। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट ढूंढ सकते हो तुम। ओके। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट क्या होगा भाई? प्री एक्विजिशन प्रॉफिट क्या होगा? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, उसको जो प्री पार्ट का जो वैल्यू ओपनिंग अदर इक्विटी कुछ होगा, क्लोजिंग जैसे ओपनिंग केस 1 में ओपनिंग है 50,000 अदर इक्विटी का और क्लोजिंग है 70,000। तो ओपनिंग 50,000 था, 70,000 क्लोजिंग है, मतलब 20,000 का प्रॉफिट हुआ होगा। तो 20,000 में से प्री एक्विजिशन कितना जाएगा? जितना दिन प्री एक्विजिशन का पीरियड था उतना दिन जाएगा। ट्रू। ओके। लेकिन जब केस 2 देखोगे तो ओपनिंग है 30,000 और क्लोजिंग है 20,000। तो यहाँ पे हमको प्रॉफिट ना होकर लॉस हो रहा है 10,000 रुपये का। 30,000 रुपये अदर इक्विटी था स्टार्टिंग में और 20,000 बचा, मतलब 10,000 रुपये का लॉस हो गया। तो जब कैलकुलेशन करोगे INA का तो उसमें प्री एक्विजिशन अदर इक्विटी में ओपनिंग बैलेंस ऑफ अदर इक्विटी माइनस लॉस करना पड़ेगा, प्री एक्विजिशन लॉस। समझे? तो ये याद रखना। वही देखो रेड पेन से वहाँ पे लिखा हुआ है, क्लीन एंड क्लियर। आगे बात समझ में? ओके। और उस लॉस को सहने के बाद तुम्हारा एक तो तुम्हारा 5 स्टेप बन जाएगा, INA वाइने बन गया। ओके। परफेक्ट। लेकिन जब तुम NCI बनाने आओगे, क्या बनाने आओगे? NCI। तो ईयर एंड वाला NCI, उसमें तुम्हारा हाँ एक चीज़ हम मिस कर रहे थे। क्या? अभी हम INA का फॉर्मूला क्या बोल रहे थे? ESC प्लस प्री एक्विजिशन प्रॉफिट और ऐसे करके जो सब बोल रहे थे, प्री एक्विजिशन अदर इक्विटी सब। भाई इसमें डेट ऑफ एक्विजिशन 1 अप्रैल है, ईयर का स्टार्ट भी 1 अप्रैल को हो रहा है। तो प्री एक्विजिशन कोई पीरियड ही नहीं है, पूरा 1 साल पोस्ट एक्विजिशन है। समझे? तो प्री एक्विजिशन तो INA क्या होगा? INA होगा ESC प्लस प्री एक्विजिशन अदर इक्विटी। प्री एक्विजिशन अदर इक्विटी में सिर्फ ओपनिंग बैलेंस ऑफ अदर इक्विटी है, तो INA का फॉर्मूला हो जाएगा नॉर्मल वाला ESC प्लस अदर इक्विटी, डेट इज इक्वल टू 1,30,000 रुपया। ट्रू। और जो पोस्ट एक्विजिशन जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो पोस्ट एक्विजिशन में जाएगा, जो NCI और INA लेता है स्टेप 2B में पेरेंट और NCI लेता है पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट को। हमारे यहाँ पे तो पोस्ट एक्विजिशन लॉस हो रहा है, तो जो लॉस है कौन कौन सा आएगा? पेरेंट और NCI इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर शेयर। तो स्टेप 3B में जब आओगे तो 3B में ही हम लोग पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट को ऐड करते थे। यहाँ लॉस हो रहा है तो पोस्ट एक्विजिशन माइनस कर दो लॉस, बस हो गया। और वैसे ही करके तुम्हारा 3B बन जाएगा और स्टेप 5 बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ यही तुमको याद रख, मतलब कि एक चीज़ सीखने के लिए मिलेगा कि लॉस भी हो सकता है, तो उसको याद रखना। और जो लॉस होगा तो उस टाइम माइनस करना होगा।